हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। देश आजाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स पिक्चर में आए 1950 में। फंडामेंटल राइट जब आए तो उन्होंने पुराने कानूनों के साथ छेड़खानी की होगी, आई एम श्योर। यानी उस समय कानून हो सकता है कुछ और हो, बाद में कानून का इफेक्ट गड़बड़ाया होगा फंडामेंटल राइट देने से। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ब्रीफ में एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, जो कि इसका लैंडमार्क केस भी है। कि मान लेते हैं कि 1947 के जमाने में एक कानून था जो कि ये अलाउ करता था कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से, कि भाई जैसा हम कहेंगे वैसे ही बिजनेस करो आप, ठीक है। तो वो वैलिड लॉ था। फिर 1950 में फंडामेंटल राइट आ गया कि हर एक आदमी के पास, सिटीजन के पास अपना बिजनेस प्रोफेशन अपने स्टाइल से करने की छूट आ गई। अब छूट आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल राइट इनकंसिस्टेंट हो गया उस कानून से जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है बिजनेस को। अब ये दो बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। एक तरफ कानून कह रहा है कि इंडियन सिटीजन को अपना बिजनेस कुछ भी कैसे भी करना अलाउड है, और एक तरफ लॉ बोल रहा है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। तो उस वक्त जब फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस हुए तो वो कानून एक तरह से सो गया, डोरमेंट हो गया, एक्लिप्स इसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वो स्लीपिंग मोड में कानून चला गया, डेड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो अब फिलहाल इनएक्टिव हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। फिलहाल के लिए वो स्लीपिंग मोड में चला गया। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अगर हम चाहें तो बिजनेस को कंट्रोल करना चाहें तो करना तो चाहेंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये पॉइंट फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो कर सकती है। सो एक तरह से वो कानून फिर से दोबारा एप्लीकेबल हो गया। एक बार कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है कि कोई कानून बेकार हो जाए बिकॉज वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, बट बाद में वो दोबारा रिवाइव हो सकता है अगर जिस वजह से वो इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंसी थी ना, एक बात कुछ कह रही एक बात कुछ कह रही। लेकिन अगर अमेंडमेंट करके वो जो डिफरेंस है उसको ठीक कर दिया जाए तो पुराना कानून दोबारा से चालू हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का पहले तो क्या मतलब है? ये नेचुरली वो कानून थे जो 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया उससे पहले एग्जिस्ट करते थे। अब आया तो इसमें कुछ प्रोविजंस आए, एक नया बनाया गया आर्टिकल 13। इसने ये कहा कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर कहीं पर भी फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहा है कोई कानून तो वो नहीं माना जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा इनइफेक्टिव, यानी अब वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराना कानून रेलेवेंट नहीं है। चलो ये बात हो गई। अब इससे निकला डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब यही है कि पर्दा गिर जाएगा उसके ऊपर। सच लॉज आर नॉट डेड बट रिमेन डॉर्मेंट, एक्लिप्स्ड, क्योंकि उनमें इनकंसिस्टेंसी है। अगर कैन बिकम एक्टिव अगेन इफ द इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड। अगर जिस वजह से वो बंद हुए हैं कानून, वो वजह अगर हटा दी जाए तो कानून फिर से चालू हो जाएगा, ऐसा तय हुआ। चलो अब इस पे जो मेन लैंडमार्क केस है वो यही है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज भिकाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन्होंने यही कहा कि ये एक्लिप्स्ड होंगे, वॉइड नहीं हो जाएंगे एब इनिशियो, यानी कि बिल्कुल शुरू से ही कानून जैसे रद्द हो जाता है वैसा नहीं होगा। डॉर्मेंट, एक्लिप्स्ड, पर्दा पड़ जाएगा, सो जाएंगे, स्लीपिंग मोड में हो जाएंगे, बट दे कैन रिवाइव इफ द इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड। जो भी प्रॉब्लम थी अगर उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे तो वो चालू हो सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट कंप्लीटली डेड बट रिमेन डॉर्मेंट। ये चीज अच्छे से आपको टर्म क्लियर हो जानी चाहिए। हिंदी में भी इसका मतलब क्या है? वे पूरी तरह समाप्त नहीं होते बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं, इफेक्टिव नहीं रहते। चलो अब जो हमारा मेन लैंडमार्क केस है थोड़ा सा उसको और हम फैक्ट्स के साथ पढ़ लेते हैं कि बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट था, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947। चलो जी, क्या कह रहा था ये एक्ट?
ये कहता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है टू टेक ओवर द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्रिएटिंग अ स्टेट मोनोपोली, कि भाई जो भी प्राइवेटली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी और उनकी मोनोपोली होगी। जैसे आज भी रेलवेज में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, बाकी सब में तो कंपटीशन है, कुछ ही एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, बाकी सब जगह प्राइवेट सेक्टर भी है। तो ये कानून पहले था, तो यही बोल रहे हैं कि एट दैट टाइम दिस वाज अ वैलिड लॉ। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था तब तक 1947 देश आजाद हो गया था, कानून पास हुआ और उस कानून को वैधता थी, मतलब वो एक वैलिड लॉ था। चलो, लेकिन अब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आया और उन्होंने 19(1)(g) में ये गारंटी कर दी कि आप कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, सब कुछ जो आपको पसंद आए, जो काम करना है करो। अब यहां 47 का एक्ट तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है और जो दूसरा है एक्ट फंडामेंटल राइट का, वो कह रहा है आप कुछ भी कर सकते हो, तो इनकंसिस्टेंसी हो गई। अब इससे क्या हुआ, ये होने से वो वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ हाइबरनेशन और डोरमेंसी। वो जो कानून था वो अब अटक गया, कानून जो है वो अटक गया, इट वॉज एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट। चलो, अब 1951 में फिर अमेंडमेंट हुई, गवर्नमेंट को लगा ये तो गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने ये किया कि अगर जरूरी लगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, बिजनेस में स्टेट मोनोपोली हो सकती है। यानी कि ये चीज अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दी गई कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कहीं कहीं स्टेट मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली पहले अगर ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी तो फिर तो 19(1)(g) था ना इकलौता, और उसने कह दिया कि हर सिटीजन को कुछ भी बिजनेस करना अलाउड है, कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन की बात थी नहीं। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट लाई गई, 19(6) ऐड किया गया और 19(6) को इंप्रूव करके लिख दिया गया कि हाँ, अगर स्टेट चाहे तो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, तो फिर वो कानून कुछ हद तक अब यूज हो सकता है। यही डिसीजन था, कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेडिमेंट थी, जो दिक्कत थी, इट वाज रिमूव्ड बाय अमेंडमेंट। कोर्ट ने कहा अब देखो अमेंडमेंट आ गई, जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। खत्म होने से क्या हुआ, खत्म होने से हुआ कि जो डोरमेंट लॉ था वो अब इफेक्टिव, एक्टिव एंड एनफोर्सिबल अगेन, दोबारा से वो एनफोर्सिबल हो गया। अब दोबारा से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, जो कानून पहले से बना था वही चालू हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो सकता है, समटाइम्स डाउट हो जाते हैं, तो आप मेरे को ये नंबर दिया है मैंने आपको, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो पर भी आप अपने कमेंट पास कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मैं उस पर आंसर कर दूंगा। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, इस बुक को नॉमिनल प्राइस में खरीदना हो तो भी आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।